हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल वेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास के अंतर्गत हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट का पार्ट 2 कराएंगे। दोस्तों, पार्ट 1 आपको पहले कराया जा चुका है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप वीडियो के प्रोफाइल पर जाइएगा चैनल के, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे और दोस्तों जो भी वीडियो आएंगे वो आपको प्ले लिस्ट में अपलोड करा दिए जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो उनके लिए भी लाभदायक साबित हो। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। लोबिया क्या है? लोबिया क्या है? तो आपको बता दें, लोबिया एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी फलियां पतली होती हैं और लंबी होती हैं। इनकी सब्जी बनती है। इस पौधे को हरी खाद के बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लोबिया एक प्रकार का बोडा है। इसे चोला या चोरा भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो लोबिया है इसका प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। एक किया जाता है सब्जी के रूप में और दूसरे रूप में किया जाता है खाद बनाने के रूप में, जिसे हरी खाद भी कहते हैं। कई बार प्रश्न बनता है कि हरी खाद का कोई एग्जाम्पल दीजिएगा, तो उसमें आप लोबिया का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, क्योंकि लोबिया का प्रयोग हरी खाद के रूप में भी किया जाता है। इसका रंग जो होता है वो हरा रंग का होता है और जो एक हाथ लंबे और बहुत कोमल होते हैं। इसे पकाकर खाया जाता है और इसे ब्लैक आइड पी भी कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में आ जाता है कि ब्लैक आइड पी से आप क्या समझते हैं, तो ब्लैक आइड पी भी लोबिया को कहा जाता है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो आपको बता चुके हैं कि इसका प्रयोग दो रूप से किया जाता है। एक पहला रूप है कि इसको सब्जी के रूप में, और दूसरा रूप है इसे हरी खाद के रूप में। अगर परीक्षा में आ जाता है कि लोबिया को हरी खाद से आप किस तरीके से संदर्भित करेंगे, तो इसका जो प्रश्न है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लोबिया के बारे में और भी जानकारी देंगे कि हरी खाद के रूप में इसकी किस प्रकार खेती की जाती है या क्या इसका रूप होता है। इस प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों, अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे की ओर। और दोस्तों, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है इसे बोलते हैं बिग्ना अनगुलेटा। और जो प्रश्न नंबर 7 है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 7 की बात कि लोबिया की फसल कितने दिनों की होती है। लोबिया की जो फसल होती है वो कितने दिनों की होती है। तो आपको बता दें कि लोबिया की खेती हरी फलियों के उपयोग की है, तो आप इसकी तुड़ाई बुवाई के 45 से 90 दिन में कर सकते हैं। यदि आप किस्म के आधार पर कर सकते हैं, चाहे वो चारे वाली फसल की कटाई सामान्यतः बुवाई के 40 से 45 दिन बाद की जा सकती है। इसके अलावा फसल के लिए कटाई बुवाई के 90 से 125 दिन बाद जब फलियां पूर्ण रूप से पक जाएं तब करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें टाइम दिया गया है कि आप किस टाइम के बीच में क्या कर सकते हैं। तो लोबिया की खेती हरी फलियों के उपयोग की है, तो आप इसकी तुड़ाई बुवाई 45 से 90 दिन बाद किस्म के आधार पर कर सकते हैं। अर्थात जैसी किस्म आप उसी तरीके से उसकी तुड़ाई कर सकते हैं। कुछ किस्में इस प्रकार होती हैं कि उनकी जो फलियां हैं वो जल्दी पक जाती हैं, और कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनमें जो फलियां होती हैं उनमें कुछ पकने में समय लगता है। चाहे वो चारे वाली फसल हो, चाहे वो कटाई वाली फसल हो, सभी को किस्मों के आधार पर उनका प्रयोग किया जाता है। बुवाई के 40 से 45 दिन बाद चाहे कटाई हो और चाहे चारे वाली हो की जा सकती है। इसके अलावा दाने की जो फसल होती है उसकी कटाई बुवाई आप 90 से 25 दिनों के बाद जब फलियां पूर्ण रूप से पक जाती हैं तब करनी चाहिए। अब बात करते हैं गन्ने के मुख्य पोषक तत्व क्या हैं। यह भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपकी परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है 3-4 वर्षों से कि गन्ने में मुख्य पोषक तत्व क्या हैं। तो आपको बता दें, गन्ने का रस बहुत ही सेहतमंद और गुणकारी पेय होता है। इसमें आपको कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते हैं। इनसे हड्डियां मजबूत होती हैं और दांतों की समस्या भी कम होती है। तो इसमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं महत्वपूर्ण रूप से? कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तिल की कोई 5 उन्नतशील प्रजातियां बताइए। तो इस तिल की जो 5 उन्नतशील प्रजातियां पूछी गई थी, पर दोस्तों हम आपके लिए 5 से ज़्यादा प्रजातियां ले आए हैं जिन्हें आप याद कर लीजिएगा, जिसमें से अगर आप इतनी याद कर लेंगे तो आपको 5 से ज़्यादा याद हो जाएंगी और आपको आगे चलकर इनसे फ़ायदा मिलेगा। जो पहली इसकी जो प्रजाति है वो है वर्षा, दूसरी श्वेता, तीसरी सुधा, इसी प्रकार नीलम,
पूसा 2, हीमा, BRI, JT55, RT 103, टाइप 4, टाइप 12, टाइप 10, टाइप 13 और RT 46। यह सभी तिल की उन्नतशील प्रजातियां हैं। इसी प्रकार बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। और दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मक्के के भुट्टे की पंक्ति विधि को समझाइए और इसके गुण लिखिएगा। कई जगह प्रश्न आपको इस प्रकार से मिल जाएगा कि भुट्टे की पंक्ति विधि क्या है, या कई जगह हमें मिल जाएगा कि मक्के की भुट्टे की पंक्ति विधि को समझाइएगा। तो आपको बता दें, इस विधि को वर्ण प्रक्रिया काफ़ी सरल होती है और वर्ण चक्र अर्थात सिलेक्शन साइकिल 1 वर्ष में इसका पूरा हो जाता है। इसके जो चरण है वो निम्न प्रकार होते हैं। आइए जानते हैं इसके चरण किस प्रकार होते हैं। तो दोस्तों इसके चरण 3 रूप में प्रारंभ होता है। जो पहला रूप है उसको बोलते हैं प्रथम वर्ष। इसमें आपको जो इसकी ये गलतियाँ होती हैं वो सुधारी जा सकती हैं। अर्थात समष्टि में कई 50 से 100 उत्तम लक्षण प्रारूप वाले पौधों का चयन किया जाता है। अर्थात प्रथम वर्ष में आपको 50 या 100 में से कुछ विशेष लक्षण वाले पौधे ही चुनने होते हैं। इन पौधों को मुक्त परागण होने दिया जाता है अर्थात ओपन पोलिनेशन कराया जाता है और प्रत्येक पौधे के बीजों को अलग अलग एकत्रित कर लिया जाता है, जिससे कि आगे चलकर पता चल सके कि किस पौधे का बीज कौन सा है। अगर किसी में रोग है तो वो दूसरे में रोग ना फैल सके। अब बात करते हैं द्वितीय वर्ष के अर्थात दूसरे चरण की। तो द्वितीय वर्ष से इसमें वर्ण किए गए प्रत्येक पौधे अर्थात जो भी पौधे अलग किए गए थे उनके बीजों को, उनके बीज से 10 से 50 पौधे की एक लाइन उगाई जाती है। इन संतत लाइनों को सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है एवं निकृष्ट कतारों का परित्याग कर दिया जाता है। प्रत्येक उत्तम कतार से उत्तम लक्षण प्रारूप वाले 5 से 10 पौधों का चयन किया जाता है। चयन किए गए पौधों के बीजों को अलग एकत्रित कर लिया जाता है। दोस्तों जो पहला चरण था उसमें क्या था, उसमें 50 से 100 पौधों के मध्य से कुछ विशेष पौधे चुने जाते थे और उनको उगाया जाता था। उनको जो परागण हो जाता था उसके बाद उनमें से जो फल या निकलता था उनका बीज, उसको एकत्रित करके अलग रख लिया जाता था। अब उसी क्या कहते हैं बीजों में से आपको अलग से 10 से 50 पौधों की एक लाइन उगानी होती है। उन्हीं लाइन में से जो और भी उत्तम लक्षण के पौधे होते हैं उनके बीजों को निकाल कर आप अलग रख लिए जाते हैं और इसी प्रक्रिया को अर्थात तीसरे चरण में या तृतीय वर्ष में दोबारा अपनाया जाता है। अर्थात 5 से 10, फिर 10 में से या 5 में से जितने पौधों का अच्छी तरीके से उगाए जाते हैं लाइन, उसमें से यही प्रक्रिया बार बार अपनाई जाती है। अर्थात 3 चरणों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। अब बात करते हैं भुट्टे की पंक्ति विधि के गुण दोष निम्न प्रकार से किस प्रकार से होते हैं। अर्थात भुट्टे के गुण और दोष आप लिखिएगा। तो भुट्टे से पंक्ति विधि के जो गुण हैं, आइए जानते हैं किस प्रकार के गुण होते हैं। जो पहला गुण है, यह विधि में चयन चक्र 1 वर्ष में पूरा हो जाता है। अर्थात 1 वर्ष में इसका जो सिलेक्शन ईयर होता है वो पूरा हो जाता है। इसका जो दूसरा लाभ है वो यह है कि इस विधि में चयन संतत परीक्षण पर आधारित होता है, अतः यह विधि समूह चयन विधि की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। अब बात करते हैं भुट्टे से पंक्ति के दोषों की। जो इसका जो पहला दोष है वो इस प्रकार है कि चयन किए गए पौधों का परागण उत्तम एवं निकृष्ट दोनों ही प्रकार के पौधों द्वारा होता है। इससे चयन का प्रभाव कम हो जाता है। यह इसके पहला दोष है। दूसरा दोष इस प्रकार है कि इस विधि में समूह चयन की अपेक्षा अधिक समय व दक्षता की आवश्यकता होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जीएम फसल से आप क्या समझते हैं, या जीएम फसल क्या होती है। तो आपको बता दें, इसको आनुवांशिक रूपता फसल भी कहते हैं। जीएम फसल को आनुवांशिक रूपांतरित फसल भी कहते हैं। तो हमको बता दें जीएम फसल क्या होती है। तो ऐसी फसल जिसे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त नए जीन को शामिल करके वांछित गुण प्राप्त करने हेतु विकसित किया गया हो, आनुवांशिकता रूपांतरित या जीएम फसल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं बीटी कपास को, जिसे एक जीवाणु से नए जीन को शामिल कर कीट प्रतिरोधक बनाया गया है। आपका जो बीटी कपास है वो एक जीएम फसल के तौर पर आता है, क्योंकि इसमें एक नए जीन से शामिल कर इसको बनाया गया था, जिसे इसे कीट प्रतिरोधक के तौर पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं। तो
तो आपको बता दें कि खरीफ की फसलों में मुख्यतः 3 प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं। जो पहला खरपतवार होता है उसको बोलते हैं घास वर्ग के खरपतवार, दूसरा होता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और तीसरा होता है नरकट खरपतवार। क्या होता है? नरकट खरपतवार। आइए जानते हैं कि घास वर्ग के खरपतवार किस प्रकार के होते हैं। जो घास वर्ग के खरपतवार होते हैं, घास वर्ग की पत्तियां सकरी और लंबी होती हैं। तो किस प्रकार की पत्तियां होती हैं? सकरी और लंबी होती हैं तथा इन पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है तथा एक बीजीय पौधे होते हैं, जैसे सांबा, इसको इकाइनोकोलोबा कोलेनम या इकाइकोनोलोबा कुसगेली बोलते हैं। दूसरा है कोंदो, इसको ल्यूसिन इंडिका मकड़ा, जिसको डेक्टालाइकोटिक्नियम इजिप्टियम भी कहते हैं। फिर है दूब, दूब को साइनोडोनोन डेक्टोलाइन बोलते हैं। बंचरी एक होता है जिसको सोरगम हेल्पेनेस कहते हैं। गिनिया घास, जिनको पनिकम डेक्टोमाइलेफ्लोरम भी कहते हैं। अब बात करते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की, कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसके में ही उत्तर मिल जाता है कि चौड़ी पत्ती वाले, अर्थात यह जो भी खरपतवार होंगे जिनकी चौड़ी पत्ती होंगी वही सभी खरपतवार होंगे। इसमें साफ साफ लिखा है, पहले यहाँ पढ़ सकते हैं कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो इस प्रकार के खरपतवारों की पत्तियां प्रायः चौड़ी होती हैं तथा ये अधिकतर 2 बीजपत्री होते हैं। वो किस प्रकार के थे? वो 1 बीजपत्री थे और यह 2 बीजपत्री हैं। जैसे साठी, इसको द्रायनथेमा पोर्टकोलेस्ट्रम भी बोलते हैं। दूसरा है कनकवा, जिसको कोमेमिलिना वेंगलोरिस भी बोलते हैं। फिर है कंदोरा, जिसको डाइजेरा अर्वेनिस भी बोलते हैं। फिर है भंगदा, इसको केनाविस स्टाइवा, कंटीली चोलाई को अमरेंथस स्पाइनोसस, मकोई को सोलेनम नाइग्रम, बड़ी दूधी को यूफोर्बिया हिरुटा भी कहते हैं। अगला है कि हजारा दाना को फाइलेस्टेस नीरू, जलभंगरा को एक्विलिस एल्वा और पुनर्निवा को बोहरेहिवा डिफ्यूजा भी कहते हैं। और गाजर घास को पार्थिनियम हिस्टोफोरस बोलते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के वैज्ञानिक नाम है, इनकी हम आपको एक PDF जल्दी ही मुहैया कराएंगे जिस पर आपको हर घास का आपको वैज्ञानिक नाम मिल जाएगा। अगर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि एक्विलिस एल्वा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आप सीधे बता सकते हैं कि यह जलभंगरा का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, शायद हम आपको कल शाम को ही इसकी PDF आपको शाम को दे देंगे। बात करते हैं नरकट खरपतवार की, या नर खरपतवार क्या होता है। तो इस समूह के खरपतवारों की पत्तियां लंबी तथा तना किनारों वालों ठोस होता है। किस प्रकार का? इसकी जो पत्तियां लंबी तथा तना किनारे वाला ठोस होता है। जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और जड़ों में भोजन को इकट्ठा करके नए पौधों को जन्म देने में सहायता करती हैं, जैसे मेथा, साइप्रस इडिया, साइप्रस रोडेंटेस आदि। यह सभी नरकट खरपतवार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है कि ट्रांसजेनिक तकनीकी क्या है। यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि ट्रांसजेनिक तकनीकी क्या है। तो आपको बता दें, ट्रांसजेनिक तकनीक वह आधुनिक तकनीकी है जिसको जैव प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण भी कहा जाता है। क्या है ट्रांसजेनिक तकनीकी? ट्रांसजेनिक तकनीकी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है जिसके अंतर्गत किसी भी जीव के जीन को दूसरे किसी जीव में स्थानांतरित करके किसी वांछित गुण को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात एक जीव के जीन को दूसरे जीव में स्थानांतरित करके किसी भी वांछित गुण को प्राप्त किया जा सकता है, जिसको ट्रांसजेनिक तकनीक कहते हैं। जैसे कि किसी पौधे को किसी विनाशकारी कीट के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए जीन का स्थानांतरण करना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम आपको अगला वीडियो जल्दी से जल्द मुहैया कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। और दोस्तों, अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।